नमस्कार, सबसे बड़ा दंगल में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए 8:50 हो चुके हैं और अब के हिसाब से देखा जाए तो मैं 11 घंटे का वक्त बाकी रह गया। 11 घंटे बाद क्या होने जा रहा है? मिनी इंडिया का चुनाव कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, 4 राज्यों के चुनावी नतीजे अब से 11 घंटे बाद आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे तेज नतीजे आप देखने जा रहे हैं सुबह 6 बजे से लगातार न्यूज 18 इंडिया पर। बड़ी तैयारी न्यूज 18 इंडिया की तरफ से की गई है। लेकिन एक बड़ी खबर भी इस वक्त हमको मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर अभी इस वक्त हमको मिल रही है कि कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश में वोटों की गिनती से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगा दिए हैं। बड़ी खबर है, ये तस्वीरें देखिए आप। उज्जैन में मतगणना से पहले कांग्रेस के नेताओं ने मतपेटी की सील टूटी होने का आरोप लगा दिया है। मतपेटी की सील टूटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं। एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बोलो। अरे भविष्य से खेल रहे हो यार आप, अभी भविष्य से खेल रहे हो आप। अरे ऐसे के इसमें कुछ नहीं, पूरा भविष्य लगता है। राइट से ऐसे मुकाम पे थोड़ी पहुंचते हैं, पूरा जीवन लगता है सारा। और इस समय आप ऐसी हरकत कर रहे हो। जो हम काउंटिंग में लेंगे वो सिल्वर लिफाफे आपको दिखाएंगे। अरे तो इसमें क्या है, ये तो जो दिख रहा है उसकी बात करो ना। सिल्वर लिफाफा बदला भी तो जा सकता है। हमारे एआरओ रहते हैं। नहीं, आप एक पंचनामा बनाइए और इस पे आप ये लिख हमारी आपत्ति लिख रहे हैं। आपत्ति अभ्यर्थी की लीजिए और उसको उनको लिखित में बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश में कल चुनाव के नतीजे आने उससे पहले कांग्रेस ने धांधली के आरोप लगा दिए हैं। तस्वीर आपके सामने है। पोस्टल बैलेट का लॉक, ताला, उसकी सील टूटी हुई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आरोप। चुनाव आयोग में आपत्ति दर्ज कराई गई है। मतपेटी का ताला ये देखिए इस तरह से दिखाया गया कि भाई सील नहीं है इसमें, तो ये तो धांधली हो रही है। कल नतीजे आने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखता नजर आ रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन कल को अगर हार गई कांग्रेस तो ये वीडियो बहुत चर्चा में आएगा कि देखिए पहले कह रही थी कांग्रेस तो। अब ईवीएम पर भी संभवतः आगे चल के आरोप लगाए जाएंगे, वो पूरी तैयारी शायद की जाएगी संभवतः। लेकिन कल एग्जिट एग्जैक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन उससे पहले अच्छा मेरे साथ इस वक्त, क्योंकि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश को लेकर ही है, मुझे बताया जा रहा है कि कैलाश विजय वर्गीय वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव। कैलाश जी, ये तो अभी मतपेटी में ये गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं कैलाश। अच्छा, टी राजा सिंह भी है मेरे साथ। लेकिन कैलाश जी आपसे शुरू कर रहा हूं, वो छोड़िए, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है आप लोगों का उसके पीछे की मैं वजह जानना चाह रहा हूं आज। मतलब क्या कॉन्फिडेंस है? आप लग रहा है प्रचंड बहुमत आप लोग पालेंगे। कैलाश जी, टी राजा जी आ रहा हूं आपके पास भी। टी राजा सिंह भी बीजेपी के बड़े नेता है। सर रहिएगा मेरे साथ। देखिए, ऐसा है कि हमने काम किया है। मध्य प्रदेश का सिनेरियो एकदम बदला है। मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था 2003 में। 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, गड्ढे वाली, 100% गड्ढे, जहां पर एक भी अच्छी सड़क नहीं थी। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं जिसमें गड्ढे नहीं। अगर बिजली की बात करूं, मैं पावर मिनिस्टर था 2004 में। पावर कैपेसिटी मध्य प्रदेश का उत्पादन सिर्फ 5,000 मेगावाट था। 5,000 मेगावाट रिक्वायरमेंट थी 13,000 मेगावाट। आज हमारा उत्पादन है 28,000 मेगावाट और पीक वर्ष में 28,000 की आवश्यकता पड़ती है और नॉर्मल में 25,000 की। मतलब सरप्लस पावर वाला स्टेट हमने बनाया है। तो ये सब चीज विजिबल है, ये लोगों को महसूस हो रही है कि खेत पे 8 घंटे बिजली मिल रही है, गांव के घर के अंदर 24 घंटे बिजली मिल रही है, सड़क गांव तक पहुंच गई है। आज सिंचाई का रकबा यदि आप देखें 2003 में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर था, आज 45 लाख हेक्टेयर है। किसान को क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी। चुनावी भाषण है वो, बाकी तो अपने खून का पसीना करके उत्पादन कर लेता है। जैसे उसने उत्पादन किया तो एमएसपी पे उसका उत्पादन खरीदा गया, उसको समय पर पैसा मिला। आज पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बड़ी है और ये सबके साथ, एक व्यक्ति नहीं, इससे हर व्यक्ति प्रभावित है। यदि किसान के पास पैसा आता है तो वो पैसा बाजार में लेकर आता है, बाजार में आता है तो बाजार में मार्केट चलता है। तो कुल मिलाकर इकोनॉमी जो मध्य प्रदेश की बड़ी है
वह उससे हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है। जहां तक मध्य प्रदेश देश की बात है, मोदी जी का नेतृत्व, मैं समझता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ सर्वाधिक मध्य प्रदेश को मिला है। प्रॉब्लम दरअसल ये है, तैयारी करके उठाया, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आज लगभग 85 लाख लोगों के घर में मकान बन गए पक्के, जो सोच भी नहीं सकते थे। उज्ज्वला योजना, आज आयुष्मान भारत योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश के लोग ले रहे हैं। नहीं कैलाश जी, मैं आप जो कह रहे हैं मतलब होगा ये ब्रांड मोदी, मतलब ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, मतलब जीते तो मोदी, हारे तो शिवराज, कल को ये ना हो जाए। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगा। टी राजा सिंह, बड़े चेहरे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, लेकिन राजा जी जीत का सहरा और राजा तो तेलंगाना में कोई और ही बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस, आपकी हालत तो पतली है तेलंगाना में। टी राजा सिंह, देखिए मीडिया का एग्जिट पोल जिस प्रकार से बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मीडिया चैनल में 10 बता रहा है, एक में 15 बता रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़े हैं, हमने बूथ लिस्ट मंगाई है कि किस किस बूथ में भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिल सकते हैं। तो उस प्रकार से हमने कैलकुलेशन करके कहा था कि हम 20 से ज़्यादा सीट जीत रहे हैं और 30 सीटों पर हमारी अच्छे कांटे की टक्कर है। वही कैलकुलेशन हमने करके बताया था कि हम 20 से ज़्यादा जीत रहे हैं। लेकिन राजा जी, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत वोकल रहते हैं कई मुद्दों को लेकर। आपकी छवि एक मतलब हिंदुत्ववादी और हिंदुत्व को लेकर खुलकर बात करने वाली नेताओं के, तुष्टीकरण के खिलाफ बोलने वाले नेता आप कहे जाते हैं। कुछ लोग आपसे गुस्सा भी बहुत रहते हैं। लेकिन राजा जी, मेरा सवाल ये कि मतलब कहना पड़ेगा कि आप लोग सो कॉल्ड, आपका जो संतुष्टिकरण वाला मॉडल है उस पर तुष्टीकरण भारी पड़ रहा है। मतलब जो अपीजमेंट है उसकी जीत शायद संभवतः होती नजर आ रही है, कम से कम तेलंगाना में या कुछ और राज्यों में भी। तो आपका संतुष्टिकरण जो है हार रहा है तुष्टीकरण के आगे। टी राजा सिंह, देखिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, यानी जनता को काम ही नहीं करना है, बस घर बैठे उनको सेटिस्फाई करना है, उस प्रकार से उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया है। यानी तुष्टीकरण की राजनीति करने का उन्होंने भरपूर प्रयत्न किया है। लेकिन इसकी शुरुआत केसीआर ने की है। केसीआर ने भी अनेकों प्रकार की ऐसे स्कीमें उन्हें निकाली है जिससे तेलंगाना राज्य को 5 लाख करोड़ से अधिक कर्जा हो चुका है। तो वही एंगल में कांग्रेस जाकर अनेकों बड़े बड़े ऑफर्स, यानी अगर किसी का विवाह होता है तो हम गोल्ड दे देंगे, 1000 करोड़ का मुस्लिम्स को बजट दे देंगे, अनेकों प्रकार का फ्री का जो इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया है, मैं समझता हूँ जनता, जैसे मीडिया में बता रहा है कि कांग्रेस को बढ़ोतरी हो सकती है एग्जिट पोल में, तो मैं समझता हूँ जनता उनके ट्रैप में आ चुकी है। नहीं राजा जी, मैं वो रेवड़ी पर भी आ रहा था, आपने उसका पहले जिक्र कर लिया। एक तो ये आप लोगों का मतलब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल मेरा कैलाश जी से भी रहेगा कि जो संतुष्टिकरण है वो हार रहा है, तुष्टिकरण संतुष्टिकरण पर भारी पड़ रहा है। मतलब ये तो है, कर्नाटक मॉडल भी हमको देखने को मिला। लेकिन विजय वर्गीय जी, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान इतनी ज्यादा है, अभी भी आप मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये मतलब इसलिए तो नहीं कि सीएम की रेस में भी आपका नाम काफी आगे है और सीएम के रेस में आपके नाम की चर्चा बहुत प्रबल है। हो सकता है आप डिनाई कर सकते हैं, नहीं अमन जी ऐसा नहीं है, मतलब सीएम आप बन सकते हैं या आपका नाम बहुत ज्यादा आगे है सीएम की रेस में। कैलाश विजयवर्गीय, देखिए ऐसा है कि आप लोग तो काफी कल्पना करते हैं, आप लोग सोचते हैं, विचारते हैं और फिर नाम भी आप ही डिक्लेयर करते हैं और आप भी फिर बाद में उस नाम को हटा भी देते हैं। ये सब आपका खेल है। हमारी पार्टी एक नहीं, आप सही है या गलत है इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं, क्योंकि कौन आज पत्रकारों को सही और गलत कहेगा। आप तो हमारे पूजनीय प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी। हमारे लीडर बैठ कर तय करते हैं, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, इतना मैं कह सकता हूं आपको। और इसलिए मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये हमारे सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। नहीं, लेकिन कैलाश जी अब वाला सवाल ले लेते हैं जो मैंने टी राजा सिंह से भी लिया कि ये फॉर्मूला है कर्नाटक में भी, तुष्टिकरण जो है वो संतुष्टिकरण पर भारी पड़ रहा है। इंडिया अलायंस की एक रैली मध्य प्रदेश में होने वाली थी, आपने शायद संभवतः सबसे ज्यादा विरोध किया था, स्टालिन उसमें आ जाते। हनुमान भक्त कमलनाथ ने भी डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो डैमेज हो गया।
लेकिन कांग्रेस तो अपने आप को हनुमान भक्त और हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, लेकिन शायद मध्य प्रदेश की जनता समझ गई सच। कैलाश विजयवर्गीय, टी राजा जी आ रहा हूं। देखिए, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। कांग्रेस एक डुप्लीकेट पार्टी है। वो जहां पर उनको लगता है कि यहाँ पर जनेऊ पहनना चाहिए तो वहाँ जनेऊ पहन लेते हैं। वो जहां उनको लगता है कि यहाँ पर गोल टोपी पहनने से वोट मिलते हैं तो वहाँ गोल टोपी पहन लेते हैं। तो उनका चरित्र जनता के सामने है। हमारा तो शुरू से हम तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो हमारा कैरेक्टर बहुत स्पष्ट है, कांच की तरह बिल्कुल साफ पाक साफ है। इसलिए लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ऐसा नहीं कि केरल में और कुछ कहेगी, यहाँ कुछ और कहेगी। कर्नाटक के चुनाव में मुस्लिम एजेंडा निकाल दिया, मध्य प्रदेश में हनुमान जी का मंदिर बना दिया। इस प्रकार कांग्रेस यदि काम करेगी तो लोग उनका चरित्र पहचान लेंगे। और इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जब कर्नाटक जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं तो वहाँ मुस्लिम एजेंडा चलाते हैं। वहाँ मुस्लिमों के लिए अलग से आप घोषणा पत्र जारी करते हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं करते? वहाँ हनुमान जी क्यों दिखाते हैं? भाई एक तरीका करिए ना पूरे देश के अंदर। आपकी नीति कहीं पर मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं, कहीं पर राम भक्त बन जाते हैं। तो देश की जनता बहुत जागरूक है और मीडिया भी बहुत जागरूक है, दिखाता है कि कौन कौन क्या क्या कब कब कर रहा है। तो और इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपके मीडिया जगत को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जनता को बिल्कुल बहुत तरीके से ट्रेंड कर दिया कि सही असली और नकली को पहचानने लग गए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के प्रति कमिटमेंट हमारा बिल्कुल पक्का है और इसलिए लोग इस बात को पहचानते हैं और हमारे आइडियोलॉजी को लोगों ने आशीर्वाद दिया। आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, समझौता, असली, नकली। टी राजा जी, अगला सवाल इसी से जुड़ा है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने असली लड़ाई नहीं लड़ी तेलंगाना में, बीआरएस से मिले हुए थे आप लोग, ये आरोप लगाती है कांग्रेस। और समझौता शब्द का इस्तेमाल किया कैलाश जी ने, आप लोगों ने भी समझौता कर लिया था कुछ बीआरएस से, ऐसा कुछ है क्या? मतलब बीआरएस, आप, ओवैसी मिलकर कांग्रेस को, और बीआरएस की सरकार भी पीछे से आप लोग ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना आ जाए सत्ता में, ऐसा है क्या कुछ? टी राजा सिंह। बिल्कुल, उनका जो आरोप है उसको मैं खारिज करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 3 पार्टी से लड़ रही है। एमआईएम, कांग्रेस और बीआरएस, ये 3 मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयत्न तेलंगाना में इन्होंने किया है, लेकिन नहीं रोक सके। 2018 में हमारी 1 सीट थी विधानसभा में, वो है मेरी। और आज देखिए एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ोतरी हो रही है, तो हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सरकार नहीं बना सकते, उनका जो जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं कि हम सरकार भले ही नहीं बना सकते, लेकिन स्ट्रांगली हम लोग ऑपोजिशन में रहेंगे। और इनका जो करप्शन का जो एंगल है, अब तो 3 लोग मिलकर हमारे तेलंगाना को लूटेंगे, 3 लोग मिलकर। लेकिन हम जब तक हैं इनके मंसूबों में हम कामयाब होने नहीं देंगे। और कांग्रेस का आरोप है कि ये बीआरएस बीजेपी एक है, तो मैं कांग्रेस पे आरोप लगाता हूँ, तुम लोग एक हो। बीआरएस, कांग्रेस और एमआईएम तुम लोग एक हो। इसीलिए तो मेरी विधानसभा में तुम लोगों ने डमी कैंडिडेट डाला है बीआरएस को फायदा करने के लिए। जहाँ जहाँ पर बीजेपी स्ट्रांग है वहाँ पर कांग्रेस ने बीआरएस के और कांग्रेस के कैंडिडेट को डमी डाला है, और जहाँ जहाँ पर बीआरएस कांग्रेस स्ट्रांग है वहाँ पर बीआरएस के लोगों ने डमी कैंडिडेट डाला। ये खेल ये लोग रच रहे हैं, ये जनता समझ रही है, देख रही है। मुझे बताया जा रहा है टी राजा सिंह को जाना है। राजा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, बस एक आखिरी सवाल है। मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट जो भी है, लेकिन दक्षिण का द्वार तो कर्नाटक के बाद तेलंगाना भी बीजेपी के लिए बंद हो रहा है। और साउथ में लोकसभा की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 130 के आसपास सीटें हैं। तो दक्षिण का द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक के बाद तेलंगाना तो अच्छे संकेत नहीं है। देखिए, 5 राज्य में चुनाव है, जिसमें 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, तो हमें कहीं पर भी रिस्क नहीं है। और 2024 में बिना किसी के सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रहेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। देखिए, हम पहले से तेलंगाना में सरकार में नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हमारी बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर हमारे विधायक जीत रहे हैं। और पार्लियामेंट चुनाव में 2024 के चुनाव में 17 सीटों पर लगभग 15 में हम कांटे की टक्कर देंगे। अभी को 4 हमारे पार्लियामेंट हम जीतो से तेलंगाना में, और 24 में लगभग हम 15 सीट जीतने का दावा करते हैं। एक आखिरी सवाल कैलाश विजयवर्गीय जी आपसे भी, आपका तो मूड ही नहीं था चुनाव लड़ने का, आपके तो वीडियो आ रहे थे, कह रहे मेरा 1% मन नहीं है चुनाव लड़ने का।
लेकिन आपने तो जीत का रिकॉर्ड बनाया, 6 बार लगातार आप जीते हैं, अब 7वीं बार का पता नहीं कैलाश जी, आखिरी सवाल ये। मैं जीतूंगा और वो भी रिकॉर्ड बनाऊंगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो 10 जीतने वाले लोग हैं ना, उसमें से एक मैं रहूंगा। ये मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि 10 सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जो उम्मीदवार होंगे किसी भी दल के, उसमें से एक मेरा नाम भी होगा। इतने वोट से मैं जीतूंगा। सवाल जीत और हार का नहीं है। ये बात सही है कि मैं संगठन का काम कर रहा था, मेरा बेटा ऑलरेडी विधायक था, तो मैंने कहा वो लड़ ही रहा है, तो इसलिए मैंने मना किया था कि एक परिवार में 2 टिकट हमारी पार्टी नहीं देती, इसलिए मैंने मना किया था। पर पार्टी ने कहा कि नहीं, आपको लड़ना है, तो हम तो सिपाही हैं, बॉस का आदेश आ जाए तो फिर हम कहीं पे भी कूद सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद टी राजा जी आपका, कैलाश विजयवर्गीय जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, क्योंकि अब ये 11 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। और अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई थी जो हमने आपको बताया था कि भाई मतपेटी की सील टूटी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने धांधली का आरोप लगा दिया है। कल मतपेटी खुलनी है सुबह 8 बजे से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ संजय कुमार जी हैं CSDS से। संजय जी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, अनुराग भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और कमरुल जमा चौधरी कांग्रेस पार्टी से हैं, कमरुल भाई आपका। और युवराज भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, युवराज आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं प्रेम शुक्ला, आप ही से धांधली हो रही है भाई, अभी अभी कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत कर दी है, कल मतपेटी खुलनी है, वो कह रहे हैं कि जो ताला है उसकी सील नहीं है, और धांधली अभी से आरोप लगने शुरू हो गए। प्रेम शुक्ला, निर्वाचन आयोग उसका संज्ञान लेगा, उनकी शिकायत है। निर्वाचन आयोग जो है, मत पेटियों की सुरक्षा का दायित्व निर्वाचन आयोग के पास है। उनको लगता है धांधली हुई, वो निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे, निर्वाचन आयोग उनकी शिकायत का निस्तारण करेगा। उनकी शिकायत सही है कि गलत है, या निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है, उस पर हमारी टिप्पणी का क्या औचित्य है। महंत बालकनाथ जी भी जुड़ गए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। सर आवाज आ रही है? महंत जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आपको सबको मेरा नमस्कार। जी नमस्कार महंत जी। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, अनुराग भदौरिया हैं, संजय कुमार हैं CSDS से, और कांग्रेस के भी नेता हैं। आपका बस मैं 2 से 3 सवाल लूंगा, मुझे पता आपके पास समय का अभाव है, आपने फिर भी समय दिया, धन्यवाद। लेकिन महंत जी, मतलब ये राजस्थान में जो सत्ता की अदला बदली का इतिहास है, हर बार रोटी पलट जाती है हर 5 साल बाद, इस बार वही इतिहास रहेगा, कुछ पलट जाएगा आपको लग रहा है? नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बनेगी, इसमें संदेह किसी को भी नहीं है। और पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता इस इंतजार में थी कि कब चुनाव का समय आएगा, उनको चुनने का समय आएगा, और वो समय आया। और पूरे मन से भाव से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान की जनता ने मतदान किया है जी। और परिणाम कल आपको देखने को भी मिलेगा कि बहुत ही अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। एक दूसरा सवाल जो हर कोई, आज जब मैं आपसे बात करने आ रहा था, मैंने जगह जगह पढ़ा, मतलब राजस्थान का एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि भाई जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी हैं, राजस्थान को भी उनके योगी मिल जाए, CM। ऐसा देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहा है। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज योगी जी भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के ही योगदान है, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं के आज्ञा से ही सब काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पद का उनको दायित्व मिला जी, तो वो दायित्व भी तो देने वाली पार्टी है, और अवसर देने वाला बड़ा होता है, करने वाला बड़ा नहीं होता। एक आखिरी सवाल, बंटवारे वाली राजनीति करते हैं आप लोग, ये आरोप लगते हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि अगर ये बंटवारे और ये हिंदुत्व और ये सब अगर चल गया तो अलग बात है, वरना वो जीत रहे हैं। मतलब उन्होंने ये हालांकि माना कि अगर ये सब चल गया, बंटवारे और कन्हैया का मुद्दा, अलवर में जो मंदिर वाला मुद्दा था उसको आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया था, ये सब चल गया तो अलग बात है, वरना कांग्रेस जीत रही है। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस तो कल को ये भी कहेगी कि भारत के लोग समझदार हो गए इसलिए कांग्रेस पार्टी हार गई, क्योंकि कांग्रेस हर समय अपने देश के लोगों को मूर्ख बनाती आई है, गरीबी हटाओ का नारा देती आई है, लोगों से झूठे वादे करते आई है, जाति पाति पे लड़ाती आई है। तो कांग्रेस तो आज इस प्रकार की जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग आज कुछ बात कर रहे हैं, और कल जब इनकी हार सुनिश्चित होगी उस पे ये कुछ और बात करेंगे कि ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, 100 तरह की बातें करेंगे। लेकिन जाति पाति की बात या धर्म की बात, इसको बताने की देश के लोगों को काम किसने किया? कांग्रेस ने किया।
कांग्रेस ने हमेशा से जाति पाति की बात की, धर्म की बात की, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। तभी जाकर आज हमें इस देश के अंदर ये चर्चा होती है कि कौन किस जाति का है। इस जाति पाति की बात करने वाला कौन, इसको बढ़ाने वाला कौन है? कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन आज भारत की जनता एक है और सारी की सारी लोग आज देश की चिंता करते और देश को आगे बढ़ाने के भाव से सब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। नहीं, चूंकि प्रधानमंत्री ने कन्हैया का मुद्दा उठाया कई बार, अलवर में जो मंदिर के साथ हुआ उसका मुद्दा आपने कई बार उठाया, तो अशोक गहलोत कांग्रेस का कहना है कि भाई आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे पोलराइज हो जाए और फिर बंटवारे वाली राजनीति, कन्हैया, अलवर मंदिर। ये क्यों नहीं उठाएंगे? कन्हैया की सरेआम दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी जाती है, आज तक उसके अपराधियों को सजा नहीं दिला पाए कांग्रेस के लोग। उसके साथ साथ में जयपुर ब्लास्ट के आरोपियों को सजा नहीं दिला पाए कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग हमेशा देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों का साथ देते हैं, पीएफआई जैसे संगठनों का साथ देते हैं। और कांग्रेस के लोग ऐसे कि जो एक मुस्लिम व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसको 50 लाख रुपए मुआवजा देते हैं। उधर जो है कि गो तस्कर की हत्या हो जाती है, उसको 25 लाख रुपए घर पर जाकर मुख्यमंत्री गहलोत मुआवजा देता है। और वहां पर मुख्यमंत्री आवास में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, 2014 से पहले कांग्रेस के लोग इश्तेहार पार्टियां तो वहां देते हैं, कभी नवरात्रि का जागरण वहां नहीं लगाते, नौ दुर्गा का पाठ नहीं होता। क्यों नहीं उठाएंगे हम ये चीजें? जब देश में आप एक वर्ग को इस प्रकार से बहुत सुविधाएं देते हो और जो बहुसंख्यक है देश में, भी मान जी आरोप लगेगा कि कल को आप जीते तो फिर इफ्तार पार्टियां होनी बंद हो जाएंगी और फिर नवरात्र और ये सब शुरू हो जाएगा। क्यों होंगी इफ्तार पार्टियां? एक तरफ तो कांग्रेस के लोग हमारे नवरात्रों पर, राजस्थान में क्या हुआ पिछले 5 वर्षों के अंदर, हमारी जो है कि शोभा यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना, जागरणों पर प्रतिबंध लगाना और उधर पीएफआई को परमिशन देना। मतलब कांग्रेस के लोगों ने जो किया है, जिस प्रकार से करौली हिंसा की बात करेंगे, कांग्रेस के पार्षद वहां पर खुद उस हिंसा के अंदर मुख्य आरोपी हैं, लेकिन आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। कांग्रेस अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करती है जोधपुर के अंदर की रमजान का समय है, जिस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की वहां बिजली नहीं काटी जाए। तो क्यों नहीं करेंगे? आप देश में सब जनता का सम्मान करो, सबका विकास करो। एक वर्ग विशेष को आप इस प्रकार से देखते कि उसके तो 100 अपराध माफ है, और जहां हिंदू बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, हमारी बच्चियों को सरेआम जो है कि उनकी इज्जत लूटी जाती है, वहां पर कांग्रेस कोई संज्ञान ही नहीं लेती। ये दो रवैया, आपका रवैया नहीं चलेगा। एक तरफ सोनिया गांधी यूपी में लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, और राजस्थान में आप यहाँ पर अलवर के अंदर एक मुख मंदिर बच्ची के साथ में बलात्कार होता है, आप रणथंभौर में बर्थडे पार्टी बनाती है और यहीं से 20 किलोमीटर दूर से वो निकल कर जाती है बाय रोड, और उस बच्ची के घर पर या उस बच्ची के बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। तो ऐसे दोगलापन आपका नहीं चलेगा। आप देश के लोगों के प्रति वचनबद्ध रहें और देश के संपूर्ण विकास की बात करें। धन्यवाद महंत बालकनाथ, अलवर से सांसद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। मान जी धन्यवाद। चलिए, अब युवराज भी है मेरे साथ। अब मैं दोबारा से डिबेट की तरफ लौट रहा हूँ। प्रेम शुक्ला, आप ही से शुरू कर रहा हूँ। वही जो मैंने पहले, ये हार की तैयारी हो रही है क्या? मतलब कल को फिर हो जाएगा ईवीएम में गड़बड़ी, अभी से शुरू हो गया, गड़बड़ी तो है, और अब शिकायत भी कर देगी ये चुनाव आयोग में। प्रेम शुक्ला, हाँ, अब उनको देखिए, वो ये तो कह नहीं सकते कि श्रीमान राहुल गांधी हार के जिम्मेदार हैं, श्रीमान कमलनाथ हार के जिम्मेदार हैं, श्रीमान दिग्विजय सिंह हार के जिम्मेदार हैं, श्रीमती प्रियंका, ये हारेंगे ना, तय समझो। देखिए, संकेत स्पष्ट है। जब हमारे जो हैं पोलिंग एजेंट्स लौट कर आते हैं और पोलिंग एजेंट जब कार्यालय पर लौटते हैं तो वो अपने आप उनकी फीडबैक आ जाती है कि पोलिंग का ट्रेंड क्या है, चुनाव परिणाम क्या आने वाले हैं। किसी भी जो भी आप जो है एग्जिट पोल करने वाले हैं, उनकी सैंपल साइज क्या होती है, किसी भी जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं एग्जिट पोल करने वाली, उनकी 15-20 हज़ार का साइज बहुत बड़ा साइज होता है। लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे एवरेज अगर 3 लाख वोटर है तो एवरेज हमारे जो है 300 पोलिंग एजेंट होते हैं, और उसमें उनका जो है रिलीवर पकड़ के 600-700 लोग हमारे आते हैं जो आपको फीडबैक देते हैं हमको। सर, छत्तीसगढ़ को लेकर आपका फीडबैक क्या है? एवरेज 500 हमारे कार्यकर्ता। छत्तीसगढ़ को लेकर आपका फीडबैक? हमारा फीडबैक स्पष्ट है कि हम तीनों राज्य जीत रहे हैं। अच्छा, तीनों हम तीनों राज्य जीत रहे हैं। हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम राजस्थान जीत रहे हैं, हम तेलंगाना में सत्ता का सूत्र हमारे पास होगा, और मिजोरम में जो जीतेगा वह एनडीए में शामिल होगा। अच्छा, संजय जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान में भी बीजेपी, हालांकि एग्जिट पोल तो कुछ और तरफ इशारा कर रहे हैं। संजय जी, मतलब छत्तीसगढ़ में
कांग्रेस और मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी, क्या यही एग्जिट पोल, मोटी मोटी तस्वीर? संजय जी। अमन, मेरे अनुमान से तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है। ठीक, तकरीबन 4% वोट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास ज्यादा है बीजेपी की तुलना में, और अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो कांग्रेस को निश्चित जीत मिलेगी और एक कंफर्टेबल विक्ट्री होगी। जहां तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का सवाल है, मेरे अनुमान के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी 2% वोट से कांग्रेस पर लीड कर रही है, और राजस्थान में बीजेपी के पास 3% कांग्रेस से ज्यादा वोट है। तो अगर ऐसा ही जो हमारा अनुमान है, और अगर यही अनुमान सच साबित हुआ या इसके लगभग करीब भी हुआ, तो बीजेपी 2 जगहों पर मुझे सरकार बनाती हुई दिख रही है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। अनुराग भदौरिया, अगर यही एग्जिट एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो इंडिया अलायंस के लिए तो गुड न्यूज नहीं है अनुराग? मतलब ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस का पहला चुनाव मैं कहूंगा, आपका एग्जिट हो गया वैसे समाजवादी पार्टी का, लेकिन फिर भी ये शायद अच्छे संकेत नहीं होंगे इंडिया अलायंस के लिए अगर एग्जिट एग्जैक्ट हो जाते हैं। अनुराग, देखिए, एक चीज आपने देखी, आपको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 राज्यों में क्यों नहीं बन रही है। आपने सबसे पहले बात की मध्य प्रदेश में, जब आप बात कर रहे थे, या राजस्थान के जब बालकनाथ जी से आपने बात की, उसके पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री जी से आप बात कर रहे थे, तो जो अभी विधायक लड़े हैं, वो कह रहे थे कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। तो उससे ही आप समझ लो कि वो जो बोलते हैं करते हैं कितना झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या बोला गया था, आपको तो याद ही होगा ना, कि हर आदमी को रोजगार मिल जाएगा, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा, किसान की इनकम दोगुनी होगी, 2-2 करोड़ आ जाएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, युवाओं के लिए सारे रास्ते खुले हो जाएंगे, और हर चीज, मैंने आपने देखा था, हर चीज यहाँ पे कितनी अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो कहा उसका उल्टा किया। तो आप समझ लो कि वो जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ठीक उल्टा होने जा रहा है। और एक राजस्थान के अभी सांसद जी बात कर रहे थे, बड़ा महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे कि महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। लेकिन भूल जाते हैं भैया, वही पार्लियामेंट के सामने महिलाओं जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी उनको घसीटा गया था, तब ये भी सांसद थे, शायद इनके मुंह से बोल नहीं फूटे होंगे। वही मणिपुर की जब घटना, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, एक सवाल पूछ लूं, आपके पास आ रहा हूं, आप ही बोलिए, लंबा बोलिए, बात पूरी करने, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरा दर्शक कंफ्यूज हो रहा है, उसके बाद कंफ्यूज हो जाएगा। अरे नहीं, सवाल पूछ लूं, नहीं थोड़ा, नहीं थोड़ी बात कर लूं फिर कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, पहले बात पूरी कर लूं फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वो जो कहती करती, ठीक उल्टा करती है। तो जनता सब जानती है, ये प्रदेशों की जनता, देश की जनता देख रही है, और इसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है अनुराग, आप पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सो कॉल्ड चालू पार्टी जीते? आप चाहते हैं कांग्रेस जीते? हाँ या ना बताइएगा, बस मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, सुनिए, मध्य प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी की कोई सरकार बना नहीं पाएगा, क्योंकि 12 से 14 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जहां तक कि समाजवादी का मानना है कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए, चूंकि राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र अनुराग भाई, मैंने सवाल आपने आप फिर डक करती, जितनी सिर्फ हाँ या ना, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए? ठीक है, तो कांग्रेस को जीतना चाहिए, हाँ या ना? सुन तो लीजिए, कांग्रेस को जीतना चाहिए, हाँ या ना? अनुराग भदौरिया, जीतना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हारना है। देखिए, भारतीय जनता, अरे सुन तो ले, कांग्रेस को जीतना चाहिए, हाँ या ना? ये तय है, जनता ने नकार दिया। अखिलेश जी के शब्दों में चालू पार्टी को जीतना चाहिए, हाँ या ना? हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। देखिए, इंडिया गठबंधन हमेशा जीतेगा और आगे भी जीतेगा, बीजेपी हारेगी। तो इंडिया अलायंस में कांग्रेस है चालू पार्टी, आपके शब्दों में? भाई, इंडिया अलायंस में तो बहुत लोग हैं भाई, इंडिया अलायंस में कौन नहीं है? इंडिया अलायंस में आरजेडी है, जेडीयू है, आपके मुंह से नहीं निकल रहा कांग्रेस पार्टी जीत जाए, डीएमके है। आप बोल दीजिए ना कांग्रेस पार्टी जीत जाए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अनुराग भाई, आप बोल दीजिए आज मेरी डिबेट में कांग्रेस पार्टी जीत जाए, मैं ये चाहता हूं बीजेपी हारे, कांग्रेस जीते, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सुनिए, मैं आपको चुनौती बोल के दिखा दीजिए। आप सुन लीजिए, मैंने आपसे क्या बोला? सरकार इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, छलावा किया है। भारतीय जनता पार्टी को जीते कौन? हराने का मन जीते कौन? है। अच्छा, बीजेपी हारे, जीते कौन? बीजेपी हारे, जीते कौन? जो मैं कह रहा हूं, जो जीते, अरे जो जीते, लेकिन बीजेपी हारे। रीजनल पार्टी भी है, नेशनल पार्टी भी है, जो जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तय है। कौन चुनाव? मध्य प्रदेश में आप देखिए, वहां पे अगर देखेंगे, ठीक है, मैं समझ गया। कमरुल भाई, बीजेपी की कमरुल भाई,
कांग्रेस को क्यों नहीं जिताना चाहिए समाजवादी पार्टी? क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या हो गया, आप लोगों ने सीटें नहीं दी? और मेरा सवाल यह कि इन चुनावों के नतीजों से, क्योंकि कांग्रेस अच्छा कर रही है, छत्तीसगढ़ में अच्छा कर रही है, तेलंगाना में अच्छा कर रही है, तो फिर तो कांग्रेस का कद बढ़ेगा अलायंस में, और कांग्रेस की डिमांड और मतलब नेगोशिएटिंग पावर भी बढ़ेगी। राहुल गांधी पक्का एक तरीके से चेहरा होंगे फिर तो इंडिया अलायंस के, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व तेलंगाना जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, तो फिर थोड़ी ना समाजवादी पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग सहेगी कांग्रेस। नहीं, आप नहीं, अमन भाई आप किस चीज को किससे मिला रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 12 घंटा बाकी है, इलेक्शन का रुझान भी आना चालू हो जाएगा रिजल्ट का, इतना बेकुल मत होइए। और मेरा ख्याल से कांग्रेस पार्टी अगर जीतती है इन 5 राज्यों में तो मेरा भाई अनुराग भदौरिया साहब भी बहुत खुशी होंगे, क्योंकि बीजेपी हार गई है और ये हिंदुस्तान चाहता है इस वक्त। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू चलाया बाबा बलकनाथ के, उनको तो देखकर पहली बार मैं सुन रहा हूं, सुनने को आया कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार है राजस्थान में, लेकिन मेरे को एक ही चीज समझ में आ रहा था कि ये जो है कि हेमंत बिश्व शर्मा के प्रो मैक्स वर्जन है। तो इस तरह से अगर कट्टरपंथी हमारे देश में अगर हवा मिलता है, कट्टरपंथी कैसे आपको लगा? आप लोगों को डर क्यों लगता है? भगवा से डर लग रहा है, उन्होंने भगवा पहना, डरते हैं आप लोग? डर लगता है आप लोग? जी नहीं, भगवा देखिए, परवेज हाशमी से डर नहीं लगता? प्रयागराज हमारा देश का पतंग, हमारा पताका में भगवा है, उससे काहे डरेंगे? ये हमारा दिल का चीज है। फिर आपको बालकनाथ जी कट्टरपंथी कैसे लगे? एक उदाहरण। जी एक आज का भाषण में उन्होंने क्या बोला कि जो गो हत्या जो हुआ उस पे जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जाकर 25 लाख देकर आए, ये उनको तुष्टिकरण नजर आया वहां पे, लेकिन उनको ये मालूम नहीं चला कि वहां पे जुनैद और नासिर का जो हत्या किया वो कानूनन अपराध है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तहत। उनको ये समझ में नहीं आया। जुनैद का कौन सा मामला? जुनैद और नासिर का गो हत्या का मामला आपको मालूम नहीं है? राजस्थान में हुआ था। जुनैद का? जी, वो तो सीट का मामला था, बीफ का नहीं था। जी सर, फैला रहे हैं। एक मिनट रुकिए। नहीं अमन भाई, आप जो है कि गलत बातों में यहाँ पे मत आइए। मैं कंफर्म, एक मिनट रुक जाइए, रिसर्च टीम में जाओ। मैं अभी 1 मिनट क्रॉस चेक करा रहा हूं। मैं जहां तक, अगर मुझे कोई सही कर दे, प्रेम भाई, आप, युवराज, आप, जुनैद का मामला तो सीट का मामला था ना, जिसको बीफ का बना दिया, फिर जांच हुई थी, वो ट्रेन में सीट की लड़ाई थी। कमरुल भाई फेक न्यूज फैला रहे हैं। जुनैद का मामला तो सीट का मामला था, ट्रेन का। नहीं, हो सकता मैं गलत हूं, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं। सर याद आ रहा है मोन्टू मनेसर? अरे 1 मिनट, पहले जुनैद की बात करिए। सर याद आ रहा है? जुनैद की बात करिए, 1 मिनट। जुनैद का मामला सीट का मामला था, सीट का मामला था। एक मिनट, जुनैद में सीट का मामला था, झूठ बोला गया। 1 मिनट, मैं वही 1 मिनट में, हो सकता है मेरे से गलती हुई, लेकिन मैं चेक करूंगा। क्यों कर रहा है? ये जुनैद का सीट का मामला था सर। आप फेक न्यूज फैलाते हैं, फिर भड़काते हैं। अब जुनैद पर आइए, जुनैद का मामला ट्रेन में सीट विवाद का मामला था। आप जैसे लोगों ने उसको बीफ का मामला बताइए। माफी मांगिए, कहानी को माफी मांगिए। अरे सर, पुलिस ने बोला नहीं। मोन्टू मनेसर का, अब ये मोनू नहीं है, मोनू है ये। मोनू मनेसर किस केस में इन्वॉल्व था राजस्थान में, ये पहले बता दो। देखिए, 2 जुनैद है, ये मोनू मानेसर वाला जुनैद नासिर अलग है, और वो वाला जुनैद, वो सीट जुनैद नासिर का बात कर रहा हूं मैं। हाँ, वो क्लैरिफाई करिए, वही मैं कह रहा हूं। एक जुनैद का मामला मांग रहे हो आप माफी मांगवाना चाह रहे हो मेरे से, तो चलो जनता से आप ही माफी मांग लो। अरे क्यों? जुनैद का मामला सीट का मामला था, मोनू मानेसर वाला जुनैद नासिर अलग है। अमन भाई, वो जुनैद का मामला सीट का मामला था। गलत बात नहीं, आपको हमने बोला जुनैद और नासिर का मामला मोनू मानेसर का केस में। हाँ, वो मोनू मानेसर वाला केस अलग है, जुनैद का नासिर का, लेकिन दूसरे जुनैद का बीफ का मामला वो अलग था। आप इस तरह से चौंक गए कि जुनैद और नासिर कोई मामला था ही नहीं। सर, जुनैद का मामला आपने बीफ से जोड़ा। नहीं, मैंने जुनैद अकेला नाम नहीं लिया, मैंने इखलाक का नाम नहीं लिया, मैंने जुनैद नासिर। और आप इस तरह से चौंक गए टेलीविजन में कि जुनैद नासिर मामला आपको मालूम ही नहीं है क्या हुआ। आपने उसको सर बीफ से जोड़ा इस तरह से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। देखिए, आज इलेक्शन का मुद्दा पे बात हो रहा हूं। चलिए, हाँ, आ जाइए, लौट आइए। जी, इलेक्शन का मामला पे देखिए, मेरा असेसमेंट यहाँ पे जो है, कल तो 12 घंटा का अंदर में रुझान वगैरह मालूम चल जाएगा। शाम तक जब हम बैठेंगे तब तक रिजल्ट, नतीजा भी आ जाएंगे। शायद हो सकता है कि 2018 में जो हुआ था 12-1 बजे तक सस्पेंस बनाए रखा मध्य प्रदेश में, हो सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि 2023 में वैसा सस्पेंस ना रहे। बहरहाल, अब आइए यहाँ पे एज ए कांग्रेसमैन मेरे को क्या लेना है इस 5 राज्यों का चुनाव से। पहला नंबर पॉइंट,
आज हमको ये देखना है कि तीनों चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में गई एकमात्र नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर। अगर ये पांचों राज्यों में नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर अगर 2 राज्य 3 राज्य में भी इलेक्शन हारती है तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या नरेंद्र मोदी का वेव क्या खत्म हो चुका है, पस्त हो चुका है? दूसरा नंबर, जो इलेक्शन में तेलंगाना में जो काउंसिलर इलेक्शन हुआ था कॉर्पोरेशन का, उसमें जो बेहतरीन रिजल्ट किया था बीजेपी ने हैदराबाद में, या तो फिर एमपी इलेक्शन 2019 में जो बेहतरीन रिजल्ट किया था भारतीय जनता पार्टी में, आज जाकर कहां खड़ा है? अगर हम 2019 का नतीजा को लेकर 2023 में आ रहे तो छत्तीसगढ़ में क्यों भाजपा का जादू, वहां पे मोदी का जादू क्यों नहीं चला? ठीक। दूसरा नंबर चीज, आज हमको यह देखना होगा कि किस तरह से युवा पीढ़ी ने मतदान दिया, किस तरह से महिलाओं ने वोट दिया। यहां पे जो मेरा असेसमेंट है अमन भाई, यहां पे महिलाएं जो है इस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी वोट्स बहुत हद तक कांग्रेस का तरफ शिफ्ट हुआ है। अगर यह नतीजा सही में एनालिसिस करेक्ट होता है तो मैं समझता हूं 2023 में इंडिया अलायंस बहुत हद तक मजबूती से एक साथ होकर लड़ सकती है। हमको किसी ना किसी जगह में समझौता करना पड़ेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अनुराग भटोरिया साहब लोग स्ट्रांग है, बंगाल में ममता बनर्जी स्ट्रांग है, हमको समझौता करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में हम स्ट्रांग है, हम राजस्थान में स्ट्रांग है, हम तेलंगाना में स्ट्रांग हो रहे, हम साउथ में हमारा पार्टी से, लेकिन कितना दूर तक हमको बैसाखी सपोर्ट चाहिएगा ये तो ये 5 राज्यों का नतीजा ही बताएंगे। लेकिन एक चीज तय है अमन भाई, आज जिस तरह से नफरत का राजनीति, जिस तरह से लोगों को आज बहला फुसला के हिंदुत्व या राष्ट्रवाद, मैं खत्म कर लेता हूं, जिस तरह से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का नारा लगाकर पट्टी पढ़ा के लोगों को गुमराह करके वोटिंग किया गया, आज कल के नतीजे के बाद में हमको ये एनालिसिस करने मिलेगा कि सही में ये गुमराह अभी तक है कि निकल चुके हैं। ठीक है कमरुल भाई, मतलब सनातन के सफाई की बात करके एक वर्ग को गुमराह किया जाए, सनातन में हमने सनातन तो बताया नहीं है। नहीं तो सर क्यों आप तो एक तरफा बात नहीं होगी ना सर, दोनों तरफ की बात होगी ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं कमरुल भाई आपको मैंने पूरा मौका दिया, बीच में नहीं टोका। प्रेम शुक्ला मैं आपके पास हूं, उससे पहले एक कमेंट युवराज का, उसके बाद प्रेम भाई आप ही बोलेंगे। युवराज, ब्रांड मोदी ऑन स्टेक, अच्छा चलिए बोल लीजिए प्रेम भाई बोल लीजिए, मेरी प्रार्थना बोलिए प्रेम शुक्ला। देखिए इन्होंने जुनैद नासिर सबका नाम ले लिया, लेकिन 2019 के बाद जो गौ तस्कर है उन्होंने 20 लोगों की हत्या की। नंद किशोर यादव बिहार में समस्तीपुर में सब इंस्पेक्टर की हत्या काऊ स्मगलर्स ने किया, गौ तस्करों ने किया। आज तक किसी कांग्रेसी के मुंह से, कमरुज्जमा समेत किसी कांग्रेसी ने गौ तस्करों के हाथों 2019 के बाद 20 लोगों की हत्या की गई है जो गौ तस्करों से गौ बचाने गए थे। नंद किशोर यादव सब इंस्पेक्टर समस्तीपुर, कभी इन्होंने नाम लिया उनका? कभी नाम नहीं लेंगे। और विश्व हिंदू परिषद ने 165 ऐसे लोगों की सूची जारी की है जिनकी हत्या मुस्लिम गौ तस्करों ने की। इन्होंने आज तक कभी जो है ऐसे गौ तस्करों के खिलाफ कमरुज्जमा समेत किसी भी कांग्रेसी ने, किसी भी सेकुलर ने, ना अनुराग भदौरिया उनका नाम लेंगे, ना सीपीआई सीपीएम का कोई व्यक्ति नाम लेगा, बाकी किसी दल का कोई व्यक्ति नाम नहीं लेता है। इसके लिए जो है ये कितने बड़े सांप्रदायिक हैं, इनकी विकृत सांप्रदायिकता आपके सामने है। इनसे कहिए पहले माफी मांगे उनके लिए जिनकी हत्या गौ तस्करों ने की है, और जिनका नाम मोनू मानेसर का ले रहे हो, गौ तस्करों से रक्षा करने गए थे, उसमें जो फिर भी अपराध नहीं होना चाहिए, किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन गौ तस्करों ने जिनकी हत्या की उसके लिए कमरुज्जमा आज तक आपके मुंह से एक शब्द ना फूटना आपकी विकृत सांप्रदायिकता का जीवंत प्रमाण है। चलिए अब युवराज आप बोलिए। मैं एक मिनट मैं आधे घंटे से उनके पास नहीं गया हूं, युवराज के पास एक कमेंट नहीं हो पाया। कमल भाई प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। संजय जी भी हैं, उनके पास भी अनुराग भाई आ रहा हूं। युवराज, ब्रांड मोदी ऑन स्टेक, ब्रांड मोदी एट स्टेक, मतलब अगर राजस्थान जीत गए तो ब्रांड मोदी, मध्य प्रदेश जीत गए तो ब्रांड मोदी, और छत्तीसगढ़ हार गए तो फिर ब्रांड मोदी को डेंट हुआ, इसका मतलब जो कमल पूछ रहे हैं? अमन भाई, विपक्ष के पास कभी कोई ना नेता था ना कोई नीति थी। मुझे याद है 2013 में इन्होंने बोला था, मणिशंकर अय्यर साहब ने, कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, चाहे तो कार्यालय के बाहर चाय बेचे। तो ये लोगों का एक दिन से सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि ये गरीब ओबीसी का नेता, ओबीसी
जाति पिछड़ी जाति से आया व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बने। तो डे वन से इनका एक ही टारगेट था, सुबह उठो, मोदी को गाली दो, अपनी राजनीति चमकाओ। और ये वही पार्टी है इंडी अलायंस को जो लीड करने का सपना देख रही है, जिन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया और आज जातियों के नाम पे हिंदुओं को बांट के ये ओबीसी के बहुत बड़े रहनुमा बनना चाह रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश में ओबीसी का कोई सबसे बड़ा नेता उभर के आया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 14 का चुनाव हो, सबसिक्वेंट जितने राज्यों के चुनाव हो या 19 का चुनाव हो, इन्होंने हर चुनाव को एक नैरेटिव दिया कि ये मोदी जी का लिटमस टेस्ट है, मोदी का लिटमस टेस्ट है। पर मुझे कभी लगा नहीं कि मोदी जी ने कभी पीछे है या नहीं है युवराज, है या नहीं है? नहीं, देखिए मैं राज्यों को चुनाव को 2024 के चुनाव से जोड़ के नहीं देखता, लेकिन अच्छा एमपी जीते तो क्रेडिट किसको? देखिए एमपी जीतेगा तो देखिए आप इन दो चीजों को मिक्स मत करिए अमन भाई। मैं पूछ रहा हूं, मेरी बात सुनिए। एमपी जीते तो किसको क्रेडिट? एमपी जीते तो मोदी जी को क्रेडिट जाएगा। और अगर राजस्थान अगर छत्तीसगढ़ हारे देखिए तो जिम्मेदारी किसकी? देखिए पूरा का पूरा क्रेडिट कभी भी मैं नहीं चाहता कि मैं सेंटर को दूं। देखिए बीजेपी के पास आपने मध्य प्रदेश का तो दे दिया, बीजेपी कैडर ओरिएंटेड पार्टी का तो दे दिया आपने अमन जी। बीजेपी कैडर ओरिएंटेड पार्टी है, उनके पास नेता भी है, नीति भी है और विश्व के सबसे फेमस में से एक चेहरा। यदि संजय जी आपसे मेरा एक सवाल है, आपके हिसाब से, क्योंकि आप ग्राउंड पर आप तमाम टीम गई, आपका एनालिसिस जो भी है एग्जिट पोल के, कोई एक इशू जो आपको लगता है वो डोमिनेटिंग रहा इस पूरे इलेक्शंस में? कोई एक इशू संजय जी आपके हिसाब से अक्रॉस स्टेट्स? नहीं, अगर एक इशू को तलाशने की कोशिश करेंगे, वैसे तो अलग अलग राज्यों में इश्यूज अलग थे और दोनों पार्टियों ने अलग अलग इश्यूज बनाने की कोशिश की। लेकिन अमन, अगर आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करूं, अगर कोई एक इशू था तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा बीजेपी छत्तीसगढ़ में उठा रही थी, बीजेपी राजस्थान में उठाने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में उठा रही थी करप्शन का मुद्दा और कांग्रेस तेलंगाना में भी भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही थी। तो पार्टियों के नजरिए से एक मुद्दा जो चारों राज्यों में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम घूम के आता था, वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा। अब जनता ने इस मुद्दे पर वोट दिया या नहीं दिया, ये तो कल ही हमें पता चला। कास्ट सेंसस, ओबीसी, वो भी एक इशू था। ओबीसी वोट वो सबसे ज्यादा देखा जाएगा, वो उसका क्या स्विंग रहा? ओबीसी वोट, कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सेंसस के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर लाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ रेजोनेंस था। जनता इसके बारे में कुछ सोच भी रही थी। आप स्टैंड अलोन पूछें अगर जनता से, क्या आप कास्ट सेंसस के समर्थन में, क्या आप चाहते हैं कास्ट सेंसस हो, तो भारी संख्या में लोग कहेंगे हाँ होना चाहिए। उन्हें लगता है चलो अच्छी बात है, गिनती होने में क्या फर्क, क्या एतराज है। लेकिन क्या इस मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कोई जनता वोट दे रही है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज नहीं है। उन्हें लगता है गिनती होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गिनती से होगा क्या? जब तक इस बात को कनेक्ट नहीं कर पाएगी पार्टियां कि अगर गिनती हुई तो उससे किसको क्या फायदा मिलेगा, तब जाकर के इस मुद्दे का असर लोगों के वोट देने के निर्णय पर पड़ेगा। प्रेम शुक्ला, ओबीसी, कास्ट सेंसस, सनातन, आप लोगों की तरफ से करप्शन, डायनेस्टी, परिवारवाद, सारे इश्यूज उठाए गए। कौन सा मुद्दा क्लिक बीजेपी के पक्ष में रहा? मध्य प्रदेश या अगर राजस्थान की बात करें? फिर मैं अनुराग आपके पास आ रहा हूं। देखिए मध्य प्रदेश में तो हमने जिस तरह से मध्य प्रदेश का कायाकल्प किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश का विकास हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जीडीपी बहुगुणित हुई, पर कैपिटा इनकम बहुगुणित हुआ, वहाँ का इरिगेशन का एरिया जिस तरह से मल्टीप्लाई हुआ, वो जो है सारे मुद्दे वहाँ चले और हमने चलाए और निश्चित तौर पर वहाँ की जनता इसको महसूस करती। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ आप देखिए, छत्तीसगढ़ में गोबर में इन्होंने घोटाला किया, शराब में इन्होंने शराबबंदी प्रॉमिस किया था पिछली बार। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आए थे और 2000 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने जो है शराब में कर दिया। शराब का जो है जो सरकारी राजस्व है वो न मिलकर जो है उन्होंने एक अपने ही महापौर के परिवार को हजारों करोड़ रुपए कमाने का दुष्कर्म किया। इसी तरह से उन्होंने जुए वालों से पैसे वसूल लिए। 508 करोड़ रुपए महादेव का नाम भी उन्होंने बदनाम करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी। भाई आपकी राजस्व बिल्कुल नहीं झूठा साबित इनके बाद आ जाऊंगा आपके पास, आपको समय दूंगा। झूठा नहीं साबित हुआ, ये सत्य साबित हुआ है। कैसे झूठा साबित हो गया? कौन सी अदालत का फैसला आ गया? कौन सी अदालत का फैसला आ गया बताइए मुझे। और राजस्थान में सबसे अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार, और बलात्कार की दशा ये बेशर्मी की कैमरा में बोला कि इनको शांत कीजिए, ये अभद्रता करने पर आमादा है। कमरुल जमा अपनी टर्न पर बोल लीजिए। 2 दिन पहले कमरुल भाई अपनी टर्न पर बोलिए ना। कर रहे हैं महाराज,
कमरुल भाई अपनी टर्न पर बोलिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, हाँ वही अच्छा नहीं लगता, आप सीनियर आदमी है कमरुल भाई, अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर। बात पे तो मैं टक्कर दूंगा ही। देखिए इनकी कांग्रेस की बेशर्मी की इंतहा ये थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली पार्टी के शांतिधारी वाल राजस्थान की विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश इसलिए यहां बलात्कार होगा। यानी मर्दानगी का उनका एकमेव पैरामीटर, कांग्रेसियों का मर्दानगी का एकमेव मानदंड है बलात्कार, और उस पर प्रियंका वाड्रा की जुबान नहीं खुलती है। इससे अधिक बेशर्मी, इससे बड़ी निर्लज्जता क्या हो सकती है? सबसे अधिक बलात्कार होते हैं, जैसा भी बाबा बालकनाथ जी ने भी बताया कि 20 किलोमीटर की दूरी पर जन्मदिन मनाया, लेकिन उस पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं रहा इनके पास में। और जिस तरह से राजस्थान में 18 उन्होंने राजस्थान के जो है पेपर लीक के जो मामले हैं, उन पेपर लीक के मामलों में क्या हुआ? और ये हमारा आरोप नहीं, सचिन पायलट कह रहे थे, उसके खिलाफ तो धरना सचिन पायलट दे रहे थे कि पेपर लीक की क्या दशा थी इनकी। तो जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का मुस्लिम तुष्टीकरण, जिस तरह के बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम राजस्थान में, जिस तरह से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का, पोषित करने का काम छत्तीसगढ़ में हुआ, और मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से मोजर बेर का घोटाला हो, स्वयं कमलनाथ के पीए के यहां से 238 करोड़ रुपयों की राशि की बरामदगी क्या सिद्ध कर रही है? आप बताइए, राजस्थान में आपने कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया? संविदा कर्मियों को आपने कब कायम किया? आप बता दीजिए। इन्होंने कहा था 4000 रुपए जो है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों को प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, कमरुल भाई आ रहा हूं, पहले अनुराग के पास जाऊंगा, वो बिल्कुल बोल नहीं, एक एक करके सर। अनुराग, जो प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं, जब वो बोल रहे थे हम मुस्कुरा रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जो वो बोल रहे हैं क्या गलत है? क्या कांग्रेस का शासनकाल राजस्थान में शानदार रहा? आप ये कहेंगे, मानते हैं कि हाँ कांग्रेस का शासन शानदार रहा और कांग्रेस दोबारा रिपीट होनी चाहिए राजस्थान में? अनुराग भाई अच्छा एक बताइए ईमानदारी से, जब वो महिला के बारे में बात कर रहे थे, महिलाओं के बारे में, तो आपको भी हंसी आ रही होगी ना? माने पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूरी पे कोई मंत्री नहीं जा पाया, जो मंत्री हुई अगल बगल में रहते थे, कोई मंत्री उन 2 मेडल जीतने वाली उन हमारी बेटियों के साथ खड़ा नहीं हुआ। वो क्या क्या बातें करते हैं, सोचो आप। पूरा सदन पार्लियामेंट वहीं पे है, सारे एमपी वहीं पे हैं, मंत्री वहीं पे हैं, उनके घर के अगल बगल में। अच्छा, तो राजस्थान में गहलोत राज शानदार रहा होने के लिए, जो देश का सम्मान जीत रहे। अब मैं अपनी बात कर लूं ना, मैं अपनी बात कर लूं, मंत्री कोई जाके साथ नहीं खड़ा हुआ, ये है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अंदर में 100 डायल जिसको हम कहते हैं, जो कॉल करो तुरंत आपको सुविधा मिलती है, यूपी में चुनाव नहीं है, वहां पे काम यूपी में चुनाव नहीं है, बच्चियां बेचारे। राजस्थान में गहलोत राज शानदार। अरे महिला, अरे यार बोलने नहीं दोगे आप, दिक्कत क्या है? आपने बोलने को बोला तो मुझे बोल लूं ना। तो महिलाओं को बेचारी वो दिवाली के दिन तक कहती रही मेरे 12,000 से 16,000 हमारी तनख्वाह कर दो। वो बेटियां धरने पे बैठी रही, लेकिन किसी के कान में जू रहे कहो, किसी के कान में जू रहे कहो। हम तो बेटियों की बात कर रहे हैं, अगर 4000 सैलरी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए बेटियों की बात, तो राजस्थान में गहलोत राज में बेटी सुरक्षित, हाँ या ना? लक्ष्मी बाहर बैठी राजस्थान में, क्योंकि आप बेटियों की बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, क्या राजस्थान में गहलोत राज में बेटियां सुरक्षित है, हाँ या ना? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार का तो आलम ही छोड़ दो आप। ये तो वो लोग हैं जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, हजारों करोड़ों इनके ऊपर आरोप है, बाद में उनको मंत्री बना देते हैं। किसी को कहते हैं चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पीसिंग पीसिंग करते करते मंत्री बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस वॉर रूम में बैठक चल रही है भाई, बैठक में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी शामिल हो रहे हैं। कल क्या होगा क्या नहीं होगा उससे पहले तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गहलोत की सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से बातचीत चल रही है। जयपुर में सीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। अनुराग भाई, युवराज जल्दी से, युवराज मुझे वाइंड अप करना। युवराज, अमन भाई, अमन भाई, इंडिया अलायंस का इनकी दुविधा देखिए, लड़के हैं गलती हो जाती है, ये समाजवादी पार्टी, और दूसरा कांग्रेस जो लड़कियों को टंच माल कहती है, और ये आज महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा पे ज्ञान दे रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है ये तो। नहीं, लेकिन गहलोत राज में बेटियां सुरक्षित हैं अनुराग? हाँ, बात है, गहलोत राज में बेटियां सुरक्षित हैं। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि लड़कियां गलतियां हो जाती है लड़कों से। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, प्रेम शुक्ला, कमरुल भाई, युवराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा देख ले रहे हैं। लास्ट 2 ट्रिप में कांग्रेस को मिल सकती है बढ़त।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। कहा 24 घंटे के बाद सबके सामने होंगे नतीजे। बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को किया 130 सीटें मिलने का दावा। बीजेपी पर लगाया विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा। कहा बीजेपी के खाते में आएंगी 45 सीटें। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार। सीएम की कुर्सी को लेकर शुरू हुई खींचतान। टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में कलह बढ़ने की आशंका। ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। ऑनलाइन बेटिंग के अवैध कारोबार पर बैन लगाने की मांग। टारगेट महापोल में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 सीटें तो वहीं तेलंगाना में 61 सीटों के साथ मिल सकता है बहुमत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज पहुंचेंगे हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवारों को एकजुट रखने की मिली जिम्मेदारी। सरकार गठन तक हैदराबाद में रुकेंगे। बीआरएस पर लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप। कल आने वाले नतीजों से पहले तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा का बयान। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने का दावा। त्रिशंकु विधानसभा की जताई आशंका। 4 दिसंबर को होने वाली तेलंगाना सरकार की आमिरी मीटिंग पर बड़ा विवाद। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। 3 दिसंबर को आएंगे तेलंगाना विधानसभा चुनावों के नतीजे। मध्य प्रदेश के नतीजों से एक दिन पहले मुरैना में शनि मंदिर में जेपी नड्डा ने की पूजा। नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा रहे मौजूद। दिल्ली में आज बीजेपी महासचिवों की बड़ी बैठक। 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों से पहले बनेगी रणनीति। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती अब 3 की बजाय 4 दिसंबर को होगी। मिजोरम के लोगों की अपील के बाद चुनाव आयोग ने बदली मतगणना की तारीख। 2 दिनों के गुजरात दौरे पर अमित शाह सोमनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। दुबई में वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में शामिल होने के बाद वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्वीट कर साझा की सम्मेलन की झलकियां। पृथ्वी के लिए सबको साथ मिलकर काम करने की अपील की। वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में पीएम ने 2028 COP33 सम्मेलन भारत में कराने का रखा प्रस्ताव। कहा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का 4% से भी कम योगदान। दुबई में COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान पीएम मोदी से मिली इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। #मेलोडी के साथ मेलोनी ने ट्वीट की प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी और कहा कि COP28 में अच्छे तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की जा सकती है लोकसभा सदस्यता। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने की खबर। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। एथिक्स कमेटी की कार्य पद्धति को रिव्यू करने की मांग। निजी मामले में भारत की मदद नहीं कर रही है कनाडा सरकार। CNN न्यूज 18 के हवाले से खबर कि कनाडा जाने वाली इंटेलिजेंस अफसरों की टीम को कनाडा ने वीजा देने से इनकार कर दिया। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में की पूजा। रामलला के भी दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल VK सिंह भी मौजूद हैं। अयोध्या में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने निर्माण कार्य की जानकारी दी। अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम पूरा हो चुका है। सीएम योगी और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया निरीक्षण। 2 हफ्ते में अयोध्या में शुरू हो सकती है हवाई सेवा। हफ्ते में 7 दिन दिल्ली और अहमदाबाद तक के लिए शुरू हो सकती है सेवा। पुणे में पार्टी कार्यालय पहुंचे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। अपने गुट के नेताओं से की मुलाकात। पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। दिल्ली के शराब घोटाला केस में संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की 60 पेज की चार्जशीट। दिल्ली तिहाड़ जेल में फर्जी तरीके से भर्ती 50 कर्मचारियों को किया गया निलंबित। साल 2020 में DSSB के जरिए तिहाड़ में अलग अलग पदों पर हुई थी भर्तियां। ओडिशा में पारादीप बंदरगाह पर 22 किलो कोकेन किया गया जब्त। 220 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। इंडोनेशिया से डेनमार्क भेजी जा रही थी खेत। उत्तरकाशी की सुरंग से सुरक्षित निकले मजदूर पहुंच रहे हैं अपने अपने घर। घर पहुंचने पर श्रमिकों का हुआ शानदार स्वागत। उत्तरकाशी टनल से निकले झारखंड के 15 मजदूर पहुंचे रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर मजदूरों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में जारी है बर्फबारी का दौर। कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाली अटल टनल के पास जमी बर्फ की मोटी परत माइनस में पहुंचा सुबह का दौर। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में गिरी बर्फ। पुंछ, डोडा और कुपवाड़ा में जमकर हुई बर्फबारी। सड़क पर जमी बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन।
जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के लिए जारी किया गया अलर्ट। उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में आ सकता है बर्फीला तूफान। तमिलनाडु के नागपट्टिनम में चक्रवात की चेतावनी। 9 बंदरगाहों पर किया गया अलर्ट। मछुआरों से समुद्र में नहीं जाने की अपील की। चक्रवात की वजह से तमिलनाडु प्रशासन अलर्ट है। पुडुचेरी, कराईकल और यानम में 4 दिसंबर को बंद रहेंगे सभी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले राज ठाकरे। दोनों के बीच टोल बूथ और दुकानों पर मराठी में साइन बोर्ड लगाने पर चर्चा की। तमिलनाडु में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एक डॉक्टर को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 15 दिसंबर तक भेजा दिया। तमिलनाडु के मैदुरु में ईडी का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने की कार्रवाई। ईडी अधिकारी पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का हमला। आईईडी में ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कॉलेज के छात्रों के बीच हुई मारपीट। हिंसक झड़प के दौरान फायरिंग का भी आरोप। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। दिल्ली में एक लड़के की बेरहमी से हुई पिटाई। वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। संगरूर में फूड पॉइजन का मामला सामने आने के बाद बड़ी कार्रवाई। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने रद्द किया हॉस्टल की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट। 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। हरियाणा के करनाल में ओलावृष्टि का कहर। सैकड़ों एकड़ खेती में खड़ी फसल हुई खराब। लाखों के नुकसान की आशंका। राजस्थान के कोटा में छात्रों की खुदकुशी से फिर मचा हड़कंप। और सबसे बड़ा दंगल में एक बड़ी खबर भी इस वक्त ये मिल रही है कि कर्नाटक से कांग्रेस के बड़े नेताओं को हैदराबाद पहुंचाया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के जो कर्नाटक के बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचकर जो कांग्रेस के विधायक जो जीतेंगे उनको हैदराबाद में सुरक्षित रखा जाएगा। होटल बुक हो चुका है, रिजॉर्ट बताया जा रहा है वो वहां पर बुक हो चुका है। कांग्रेस को संभवतः शक है कि बीआरएस जो है विधायक तोड़ने की कोशिश कर सकती है। लेकिन तेलंगाना में क्या कांग्रेस की एक तरफा एक तरीके से लहर है? तेलंगाना की बात संजय जी हैं सीएसडीएस से। युवराज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। संजय जी, तेलंगाना में लगभग क्लियर है सिचुएशन, कांग्रेस और कांग्रेस की लीड है। देखिए मन, हमारे अनुमान के हिसाब से तेलंगाना में कांग्रेस को 4% की बढ़त है बीआरएस पर। और अगर 4% की बढ़त का मतलब है पूर्ण बहुमत, 160 का आंकड़ा है। अगर 60 जिस भी पार्टी को 60 सीटें आ जाएंगी वो सरकार बना सकती है। मेरे हिसाब से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए। 70, 72, 74 कोई भी कहीं पर भी आंकड़ा जाके रुके, 4% का लीड उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाने में बिल्कुल सफल होगी। अच्छा, जो वोट शेयर का डिफरेंस आप बता रहे हैं बाकी स्टेट्स में भी इतना सॉलिड है या कहीं आपको फ्रैक्चर्ड मैंडेट या खंडित जनादेश या हंग असेंबली या त्रिकोणीय विधानसभा की ऐसी कोई कहीं आपको लगता है ऐसी स्थिति बन सकती है या छत्तीसगढ़ में? नहीं, हमने अभी तो बात की थी कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मेरे अनुमान के हिसाब से 4% की लीड है कांग्रेस को। पूर्ण बहुमत मिलेगा कांग्रेस को। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2% का लीड बीजेपी को है। लगभग इससे बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है बीजेपी के लिए। राजस्थान में 3% की लीड बीजेपी को है, उससे पूरा स्पष्ट बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है। मतलब इस बार तो हंग होता हुआ असेंबली तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कम से कम। जी, मैं यही इसीलिए दोबारा आपसे पूछ रहा हूं। मतलब एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार मतलब क्लियर मैंडेट है, एक तरफा है, स्पष्ट जनादेश है और एक पार्टी की सरकार है। हंग वाला कोई सीन नहीं है इस बार। नहीं, नहीं अमन, जब आप कहते हैं एग्जिट पोल के हिसाब से तो दुविधा यह है कि किस एग्जिट पोल के हिसाब से। तमाम एग्जिट पोल आए हैं। कोई एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बड़ी जीत बीजेपी की दिखा रहा है तो दूसरा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बड़ी जीत कांग्रेस का दिखा रहा है। तो सिर्फ ये कहने से कि एग्जिट पोल के हिसाब से तो बड़ी दुविधा है, मैं कह नहीं पाऊंगा। मैं तो अपने पोस्ट पोल सर्वे के जो अनुमान है जिसको हमने आज सुबह रिलीज किया उसके आधार पर मैं कह रहा हूं हमारा ये अनुमान है। ठीक, युवराज, मतलब क्लियर मैंडेट है, हंग असेंबली वाला सीन नहीं है। अमन भाई, तेलंगाना में जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो रही है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा जाता है कि बीआरएस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, 17 लोगों को निकाल दिया जिनको टिकट नहीं दी और वो नाराजगी का ढोंग करके कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दी। अब कहा यह भी जा रहा है कि जब वो 17 जीतेंगे तो हो सकता है उनकी घर वापसी हो। तो ये बीआरएस का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है
और तब हो सकता है कि कांग्रेस धरी की धरी रह जाए और वहां भी उनका सपना जो है वो धराशायी हो जाए। तो इसके पीछे बीजेपी है क्या? ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस आरोप लगा रही बीआरएस पीछे से बीजेपी बीआरएस की हेल्प कर रही है। ये तो प्रेम भाई बता पाएंगे। नहीं, प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के विधायक कर्नाटक डीके शिव कुमार पहुंच गए हैदराबाद। डीके शिव कुमार जी हैदराबाद पहुंच गए हैं, होटल बुक हो चुके हैं, विधायकों को डायरेक्ट वहां पहुंचाया जाएगा। ये कांग्रेस को अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं, उनका सबसे बड़ा संकट है कि जिनको जो है विधायकों का घोड़े बाजार लगाने की उनकी आदत है, इसलिए जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। हमको अपने प्रत्याशियों पे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो है प्रत्याशियों को घोड़ा नहीं समझती है, बैल नहीं समझती है, बल्कि हमारे प्रत्याशी समर्पित कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए हम इसकी चिंता नहीं करते हैं। कांग्रेस में चूंकि सब कुछ जो है वो थैली पर निर्भर करता है। आप थैली देंगे तो विधानसभा की टिकट पाएंगे, आप थैली देंगे सांसद की टिकट पाएंगे, आप थैली देंगे मंत्री बनेंगे, आप थैली देंगे मुख्यमंत्री बनेंगे। डीके शिव कुमार की योग्यता क्या है? थैली। कमलनाथ की योग्यता क्या है? थैली। तो थैली पर जो निर्भर लोग हैं उनको इसी तरह से बारंबार थैली के कारण उनको डर लगता है। थैलियां पहुंचती कहां से हैं वो भी तो है ना सर सवाल। जो बिक रहे हैं वो अलग है, वो आपकी बात सही है कि कांग्रेस को अपने भरोसे 12 लाख करोड़ का जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो तो वो भ्रष्टाचार की थैलियां हैं। कमलनाथ का कि अगर पीए के पास 238 करोड़ रुपए मिलता है तो थैली कहां से आती है आप समझ सकते हैं। अशोक गहलोत के भाई के पास अगर फर्टिलाइजर घोटाले के पैसे निकलते हैं तो थैली कहां से आई वो ज्ञात होता है। नहीं, अब तो उन्हीं के लोग खतरे में है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। वो अपने लोगों को थोड़ी ना थैलियां पहुंचाएंगे। नहीं, इसीलिए कह रहे हैं ना कि भाई बीआरएस भी जो है थैलीबाजी में उसकी भी विशेषज्ञता है। तो जब थैलीबाजों के बीच में प्रतिद्वंदिता होगी तो थैलियों की मार होना निश्चित है। तो सारा इनका खेल जो है थैलियों पर निर्भर है। देखिए आप, लेकिन लोकतंत्र की जगह जो है थैली तंत्र पर निर्भर है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल जो मैंने टी राजा से भी पूछा, बीजेपी के तमाम नेता, दक्षिण की बात की जाती है, कर्नाटक के बाद अगर तेलंगाना में भी कांग्रेस को एज है तो दक्षिण के लिहाज से 130 सीटें लोकसभा की 2024 के लिहाज से वो आपके लिए कुछ चिंता का विषय? जी देखिए, हमारा एक विधायक आपको ध्यान है पिछली बार सिर्फ टी राजा अकेले विधायक चुनकर आए थे, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तेलंगाना ने हमको 4 सीटें दी। आप याद कीजिए कर्नाटक 99 से लेकर 2019 तक के चुनाव परिणाम आप ध्यान देंगे कि पिछली बार तो कर्नाटक में जनता दल, सेकुलर और कांग्रेस मिलकर सरकार भी बनाई थी और मिलकर चुनाव भी लड़ा था। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वहां आगे बढ़ी। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में आपको ध्यान होगा कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन कमलनाथ अपने बेटे के अलावा किसी को चुनाव नहीं जितवा पाए और अशोक गहलोत तो बेटे को भी नहीं चुनाव जितवा पाए। जहां तक बात है, आप 2004 की सरकार कांग्रेस की कैसे बनी थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आंध्र प्रदेश की थी। और ध्यान कीजिए, ये बीआरएस तब श्रीमान के चंद्रशेखर राव इतने अधिक श्रीमती सोनिया गांधी को प्रिय थे कि करुणानिधि की पार्टी को मंत्रिमंडल देने के लिए उन्होंने अपना विभाग तक सौंप दिया था, सरकार में शामिल हुए थे। तो के चंद्रशेखर राव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, भले वो भाजपा की बी टीम कहते हो, लेकिन इनका अलायंस किसके साथ रहा है, इतिहास क्या है? नहीं, लेकिन ये एग्जिट पोल को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, खासकर जो कमलनाथ की तरफ से वीडियो बाकायदा जारी किया गया है, वो वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जानकर इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश है ताकि अधिकारियों पर दबाव बना दिया जाए और फिर कल को नतीजे अगर कुछ खेल होता है तो ये ना कहा जा सके कि देखो कांग्रेस जीत रही थी अब बीजेपी जीत रही है। ये तो वीडियो जारी करा है कमलनाथ ने। प्रेम शुक्ला, अब यही हताशा यही है कि आपको, जब आप कांग्रेस का संकट क्या है, उनको भारत के किसी भी संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं बचा है। जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास चला जाता है, श्रीमान राहुल गांधी का आत्मविश्वास गायब है, श्रीमती सोनिया गांधी आत्मविश्वास जा चुका है, उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए अपील नहीं जारी की, राजस्थान के लिए अपील नहीं जारी की, छत्तीसगढ़ के लिए अपील नहीं जारी की, मिजोरम के लिए अपील नहीं जारी की, तेलंगाना के लिए अपील जारी कर दी। तो उनका भी आत्मविश्वास गया हुआ है। उसी तरह से कमलनाथ का आत्मविश्वास है नहीं, उनका आखिरी चुनाव है। 78 साल की उम्र के उनसे राहुल गांधी मंच पर पूछते हैं आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र पूछने का संकेत क्या है? आपकी उम्र पूछने का संकेत यह है कि आपका आखिरी चुनाव है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहा हो और जिसके वंशवाद की विकृति इस स्तर तक हो गई हो कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह के लिए और कमलनाथ अपने पुत्र जो है नकुलनाथ के लिए लड़ रहे हो,
यही एग्जिट पोल टिकटें कौन बांट रहा था? प्रेम नकुल शुक्ला नाथ बांट रहे थे। और यही एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जिता रहा है। थैलीशाही का क्या प्रभाव है? चलिए, शुक्र है प्रेम शुक्ला, संजय जी आपका, युवराज आपका। और यही एग्जिट पोल कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में जिता रहा है। हालांकि